बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन होस्ट में पेंडिंग है या आपका जो मैटर है वो कोर्ट में अंडर प्रोसेस है या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए मेरी एडवाइस है, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं। अगर आप हमसे मिलने आना चाहते हैं तो आपके मिल सकते हैं, ताकि तमाम जो आपके पेपर वर्क हैं उनको देखते हुए एक अप्रोप्रिएट एडवाइस किया जा सके। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग हमें जो कि कोड मिल जाए आपकी जिसकी, तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि हमारे और आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ उन तमाम कॉलर्स का, दोस्तों का या हमारे फॉलोअर्स का शुक्रिया जो हमें तमाम मीडिया पे फॉलो करते हैं, और ताकि कुछ चीज़ें अगर आपने चाहें तो ये प्रोग्राम के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है, तो आप बाद में भी इसको सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बातें करने वाली हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी देर से क्यू में हैं, वेट कर रहे हैं, तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। वाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस कंट्री में 7 ईयर्स हो गए हैं और मैंने एप्लीकेशन डाली, 2-3 एप्लीकेशन डाली थी, और यू की एप्लीकेशन करने के बाद मैंने JR डाली थी, जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो वो रिफ्यूज हो गई थी। तो उसके बाद मैंने आफ्टर 7 डेज, यानी कि विद इन 7 डेज मैंने असाइलम डाल दिया। तो पूछना ये, क्या मेरी 3C ब्रेक हो गई है? मुझे इस कंट्री में 8 साल हो गए हैं, यानी कि कंटिन्यू है, क्या मैं लीगल हूँ? अच्छा, आप अगर मुझे ब्रेक बताएं हुई कि है, आप पहले 8 साल लीगल थे यहाँ पे? जी जी जी, मैं जी लीगल, बिल्कुल। लीगल थे, आपने एप्लीकेशन डाली, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई तो आपने जुडिशियल रिव्यू डाल दिया, राइट? जी 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 जी, बिल्कुल। आपका एडमिन रिव्यू रिफ्यूज़ हुआ था या आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई विदाउट अपील? वो 2016 में, आपको पता है कि सारा यूरोपियन और EE फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली वीजा के एप्लीकेशन डाली थी, वो साला कोई लॉ आया था, उसकी वजह से वो राइट ऑफ अपील उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर मैंने वो JR में गया, तो वो JR रिफ्यूज़ हो गई थी। तो रिफ्यूज़ होने के बाद फिर मैंने आफ्टर ठीक डेज मैंने ठीक। फाइलिंग और की। अब आपका केस कहाँ पेंडिंग है मेरे भाई? असाइलम ये किया हुआ मैंने आपने? जी जी, मेरा फाइलिंग कंटिन्यू है। ठीक ठीक जी जी। ठीक। तो मुझे 8 ईयर्स हो गया, तो क्या वो जो अगर रिफ्यूज हो गया तो मेरा पीरियड तो कंटिन्यू चल रहा है ना, और यानी कि असाइलम ब्रेक आपने, नहीं हुआ। अच्छा ये मैं आंसर करता हूँ, पहले मुझे सवाल के जवाब दे दें पहले। अब मुझे जी बताएं जी कि जी जब असाइलम आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ भी कि नहीं हुआ? जी जी, मेरा इंटरव्यू हो गया, मेन इंटरव्यू हो गया। अब मैं, ये हो गया वो, अब रिफ्यूज होगा, अब मैं अंडर अपील हूँ। ओके ठीक, थैंक यू मच, अप्रिशिएट मेरे भाई, थैंक यू। अब टीवी पे आंसर सुने। पहली बात ये है कि जब कोई बंदा यहाँ पे किसी लीगल लिमिटेड लीव पे रहता है अपार्ट फ्रॉम विजिटर, तो उसका जो केस उस वक्त तक 3C कैरी ऑन रहती है जब तक वो अपना एक्सपायर होने से पहले पहले एक्सटेंशन अप्लाई करता जाए। लेकिन अगर वो किसी किसी स्टेज पे जाके उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए और उसको राइट ऑफ अपील मिल जाए या उसको एडमिन रिव्यू मिल जाए, तो फिर तो उसकी 3C लाइव होती है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन विदाउट राइट ऑफ अपील मिली है और आपको उस पर JR में चले गए हो, तो फिर 3C ब्रेक हो गई है। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू में जाके कहीं कंपनसेशन मिलता है तो फिर भी कहीं ना किसी हद तक जाके, मतलब फिंगर क्रॉस है, लेकिन कहीं बंदा कोई आर्गूमेंट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपका तो जिस बेसिक पे आपने एप्लीकेशन डाली थी वो केस रिफ्यूज़ हुआ, उसको आपने JR में चैलेंज किया और JR आपका रिफ्यूज़ हुआ, इसका मतलब जो आपका वो टाइम गुजारा वो सारे का सारा बेसलेस था। तो लिहाजा अनफॉर्चुनेटली आपकी जो 3C है वो लाइव नहीं है। जो इसको जिसको ये 3C का मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या आप जब से इंटर हुए थे UK में उससे 10 साल पूरे करते होंगे, क्या अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी आप इनको क्लेम कर सकते हो? अनफॉर्चुनेटली नहीं, जो मुझे आपने बताया इसके मुताबिक। लेकिन फिर भी आपको सेकंड ओपिनियन के लिए बेस्ट होगा कि जो आपका वकील कह रहा है उसको फॉलो करें या किसी को जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि फिर भी वो डिसीजन हो जाए। लेकिन मेरी इसमें परसेप्शन ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपकी 3C ब्रेक हो गई है।
अब दूसरा सवाल आपका ये आता है कि मैं आपने असाइलम क्लेम कर दिया, मेन इंटरव्यू हो गया, वेट कर रहे हो। अब ये देखा जाए 3C अगर GR तक भी रहती है, लेकिन GR रिफ्यूज़ होने के बाद आपने असाइलम कर लिया, टोटली आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल के बाद चले गए आप। क्योंकि रीज़न ये है कि जब GR ख़त्म हुआ अपने एक फ्रेश एप्लीकेशन असाइलम में चले गए, वो अंडर द 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी आता ही नहीं है। तो इसलिए अब आपका एक ही केस है विच इज़ असाइलम। असाइलम का जो आपने क्लेम किया है उसकी एविडेंस दो। अगर आपका इंटरव्यू हो गया, उन्होंने दिया होगा टाइम कि आपने अगर कुछ एडिशनल चीज़ें देनी हैं तो आप सबमिट कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए कि अपने वकील से बात करें कि सर ये क्वेश्चन है कोई, उसके बारे में मेरे पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या इसमें और क्या हो सकता है। तो वो जितने अपने असाइलम वाले केस को स्ट्रॉन्ग करोगे विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द होम ऑफिस, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होएगा। बजाय इसे आप फोकस करें 10 ईयर्स पे, 3C पे, GR पे, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में यू नीड टू टर्न द पेज नाउ, कम टू द पॉइंट ऑन द असाइलम मैटर, उस पे एविडेंस दे ताकि वो आपके केस को बेहतर हो। अब आपका कोर्ट मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में एविडेंस देंगे, सबूत दोगे कि ये मेरा क्लेम था, ये मैंने एविडेंस दिया, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये नहीं कर सकता। होम ऑफिस ने मेरे इंटरव्यू को या मेरे जो क्वेश्चन उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब डिपेंड करता है कि जज साहब या कोर्ट उसको कैसे डिसाइड करती है। और ये अब आपका असाइलम का मैटर चल रहा है और इस पर पूरा फोकस करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। मैं रियाज साहब, मैं लिवरपूल से बोल रहा हूँ। ठीक है जी। जी मेरा एक मसला है थोड़ा सा, प्लीज। जी प्लीज़ फरमाइए मेरे भाई। बच्चे पैदा हुए थे पाकिस्तान में, ओके ठीक। तो उनके लिए इधर से वो अप्लाई किया था ब्रिटिश पासपोर्ट, 2 बच्चे के लिए, एक 4 साल का है, एक 8 साल का है। राइट। एक बच्ची है, एक बच्चा है। राइट। तो ये 1 साल हो गया है। तो वैसे उन्होंने कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, वो सब मैं डॉक्यूमेंट भेजता रहा। ठीक। तो लास्ट वीक मुझे वो कुछ 2 चीजें उन्होंने, एक DNA टेस्ट और एक कोई उसके फोटो थे जो वो भेज के, एक वो मिले हैं मुझे लिवरपूल ब्रिटिश जो कॉन्सुलेट है उधर से। ठीक ठीक। वो लिखते हैं योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड, द डॉक्यूमेंट सबमिट इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन हैव बीन नोटेड एंड आर ओके ठीक। अब आपका सवाल क्या है जी? जी अब आपका सवाल क्या है जी? ये जो लिखा है उसने, उसकी मुझे समझ नहीं है। योर एप्लीकेशन ओके मैं समझ गया। आप सुने जी, मैं समझ गया। आप टीवी पे आंसर सुने प्लीज़। थैंक यू मच, अप्रिशिएट। देखें आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें क्योंकि प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है, सिर्फ स्पेसिफिक आंसर पूछें, वरना तो एक सवाल में मेरा पूरा आवर हम लोग एक और सवाल कॉल ही नहीं सकते। मेरे भाई, आपने उनके बच्चों को लिविंग इन पाकिस्तान, आपने उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया है ऑन द ग्राउंड्स के उनका जो पेरेंट्स हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, जिस वजह से यूदा ब्रिटिश नेशनलिटी आपके पास है। अब जब ये केस होता है तो आपको हमेशा तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं इन द सपोर्ट ऑफ के उनका जो पेरेंट्स UK में है, जो कि आप हैं, आपका तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी, जो पासपोर्ट, आपका यहाँ पे रह रहे हैं, फिर आपका रिलेशनशिप, उसकी मैरिज, और प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ के तमाम डॉक्यूमेंट्स साबित करना कि आप उनके बायोलॉजिकल फादर हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं। तो उसके बारे में आपसे सवाल जवाब पूछे, फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो और भी मांग सकते हैं। ये सवाल नहीं बनता कि वाई यू आस्किंग अगेन एंड अगेन द फर्दर क्वेश्चन। अगर तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किया, उन्होंने नहीं, वो दोबारा मांगते हैं, तो फिर बोल सकते हो कि वी ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो लकी के वो मांग रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ मिस भी है तो आपसे मांग रहे हैं, वरना सम टाइम तो वो कह सकते हैं कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, हम इसको डिसीजन देते हैं, वो रिफ्यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये पॉजिटिव बात है कि वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब वो ये कह रहे हैं आपके लेटर के अंदर, उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट किया है आपके डॉक्यूमेंट्स को, टू सेइंग कि थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन टू बिकम फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी टू जॉइन योर पेरेंट्स
and your all the supporting documents has been summary documents has been noted. It mean कि उन्होंने जो जो अपन ने उनको प्रोवाइड किया वो उन्होंने नोट कर लिया। जब वो डिसीजन देंगे वो तमाम लिस्ट बना के देंगे कि जब हमने डिसीजन दिया है तो हमने ABC तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हुए ये डिसीजन लिया है। लिहाजा जब तक आपको कोई फर्दर कॉल नहीं आती, कोई लेटर नहीं आता, आप आराम से बैठ जाएं और जो डिसीजन आएगा वो आपको या जो आपके वकील साहब होंगे या जो आपकी फैमिली पाकिस्तान में है उनको इन राइटिंग में वो नोटिफाई कर देंगे। बट मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि आपने DNA भी जमा करवा दिया और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, तो आई विश गुड लक, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, रियाज सर बोल रहे हैं? जी सर, आप लाइव हैं, मैं रियाज बात कर रहा हूँ। कैसे मेरे साथ? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरे 4 महीने हो गए नेशनलिटी अप्लाई किए हुए को, कोई जवाब नहीं आया। जैसे मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो मैं जा सकता हूँ? 4 महीने मेरे भाई, ये 6 महीने होते हैं आजकल। नेशनलिटी के तमाम एप्लीकेशन जो है वो 6-6 माह में डिसीजन हो रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, अंडर द लॉ ये कहते हैं कि यस, अगर आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। बट जब आपको बुक करके भी जा सकते हैं कि उससे पहले भी एक बार जा सकता हूँ, जैसे कोई जवाब अगर आ जाता है तो? अच्छा, आप अब टीवी पे सुने मेरे भाई, मैंने यही बोला है कि अगर आपका केस होम ऑफिस के अंदर पेंडिंग है फॉर द नेशनलिटी एप्लीकेशन तो आप उसी दौरान पेंडिंग एप्लीकेशन यू कैन ट्रैवल, अपने होम कंट्री में जाना, कहीं और ट्रैवल पे जाना, कहीं हॉलिडे करने जाने, यस आप जा सकते हैं। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि आपने अपने पोस्ट को ध्यान से देखना है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दो, घर में के लाजमी चेक करें और आपकी जो ईमेल्स वगैरह जो दी हुई हैं उसको लाजमी कंसिडर करें। और अगर आपका फ़ोन है तो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आती, आम नंबर कॉल पे आती है, तो आपका नंबर अवेलेबल होना चाहिए। उसको इन जो रूमिंग है उनको इनकमिंग रूमिंग जो इससे बोलते हैं, या आउट ऑफ द कंट्री जो फ़ोन कॉल्स आती हैं वो आप उसको ओपन करके जाना, ताकि अगर आपको कॉल आए तो आपको उसको रिसीव कर सको। बट जो आपका अंडर द लॉ क्वेश्चन था, यस, अगर किसी बंदे की नेशनलिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग हो, वाइल पेंडिंग एप्लीकेशन यू कैन ट्रैवल, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें हैं। नंबर 1, आपके पास वीज़ा है या आपके पास जो नेशनलिटी है जहाँ पे आप जा रहे हो, सपोज आप इंडिया जा रहे हो, यस आपको इंडिया में इंटर होने की परमिशन है ऑन द बेस ऑफ योर इंडियन नेशनलिटी। और दूसरा जब वापस आओगे तो यूके में आपके पास परमिशन है ऑन द बेस ऑफ इंडेफिनिट कि यू कैन इंटर इन द यूके विदाउट एनी वीज़ा। तो ये दोनों जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जो थी वो कोई आप पे लागू नहीं हो रही। दोनों कैटेगरीज में आप फॉल करते हो कि आप इंटर हो सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। लिहाजा डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, आपने जाना जाएं। और बाकी ये बात है कि जब नेशनलिटी आपको मिल जाएगी, ग्रांट हो जाएगा नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, उसकी और पासपोर्ट बनने के दरमियान थोड़ी सी हमेशा एक ग्रे एरिया है कि वहाँ आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उस वक्त फिर आपको बेहतर होता है कि हम कहते हैं कि आप सेरेमनी अटेंड करें, अपना पासपोर्ट अप्लाई करें और नया पासपोर्ट लेके जाएं। वो फिर सूटेबल नहीं होता, क्योंकि आपका जब नेशनलिटी या नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है उसके बाद आपको ILR इमीडिएटली सरेंडर करना पड़ता है। तो ये एक टेक्निकल है, बट इस स्टेज पे यस यू कैन ट्रैवल। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। Afternoon, please. I speak to Mr. Singh from Bedford, in UK. Hi Mr. Singh, how may I help you, sir? I've been in this country 55 years. Right. I'm coming to 63. My age is 82 years old now. Right. I am disabled now. I've been 10 months in care. Very sad. 5 months in the hospital. Then they put me in a care for 10 months. Very sad. Now I'm at home, care house, 5 months, and they charge a lot of money from me. Is it possible I can call anybody helper from India? I'm on a wheelchair, disabled person. Right. I can't walk, I can't manage myself. Right, right.
Mr. Singh, first of all, I'm very sorry to heard everything. So unfortunately, I understand you've been for 60 years and you've been working for last 55 years in the UK, and I also accept this is your home country. And now, unfortunately, you need the support from someone from your family. But the fact of the matter is, in the UK now, the government say it used to be to call someone's as a domestic worker or as helper or a carer application, but nowadays, yes, you can make the application, but the criteria of to assess and to success the application is very high. But again, I just only can see the law. Law is allowing, yes, if anybody is in unfortunately or vulnerable position, or he or she need a support, physical support from the family, yes, you can call the family. But the question is how you can afford their finance and accommodations and the rest of stuff. First question. Second, they will ask the question, okay, does you have any close family member, means your children in the UK, who they can look after you? Or the third is they will check the criteria of the assessment of the applicant, whether he is be able to come in the UK, on what category he will come. But ideally, in these circumstances, if you asking me, yes, you can sponsor someone for the carer, which is a domestic worker or the carer. But again, since I'm seeing from the October 2020, the government is very strict on this point. The better if you can speak to your local council. The council, they are more than happy to provide you all the support as much as possible under the NHS, because you've been here for last 55 years, you worked here, and you paid the contributions in this economy as well. Though ideally, first you need to speak your local GP, and then same is council or whatever the way is you need to go. And I believe they will provide you any carer or from the government. But even if on top of that, if you want to bring someone in the UK, apart from government support, if you want to be someone who will look after you, care about you physically, then of course you can make the applications under the carer category. But criteria is a bit high. But still, we are more than happy to discuss in the details. Or even if you live in somewhere, you can talk to the local solicitor, or you can just discuss all the circumstances, especially for your finance, accommodations, the applicant whom you want to bring here to look after you. That is three aspects is important to consider to success this application. So ideally, talk to your doctors, a council, and if they can't support you, then you need to consider to bring someone in the UK for your carer. Thanks for your call. लेते हैं next call. जी फरमाइए. हेलो 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 जी फरमाइए मेरे भाई. हेलो सलाम गुल साहब. जी वालेकुम अस्सलाम जी. सर मैं वो जो 2.5 साल का वीजा नहीं मिलता था, जी जी, अभी मैं तीसरी बार भेजा है, तो लेकिन कोविड की वजह से मेरे पास तो पैसे नहीं थे, ठीक, काम भी नहीं था. अभी तो 60 का हो गया हूँ, काम भी इतना नहीं मिला. मेरे वकील ने बोला कि तेरा माफ हो जाएगा फीस. तो उसने ये मेरा 27 तारीख को ऑलरेडी खत्म हो गया है. 27 तारीख को मैं ओवरस्टे हो गया. सवाल क्या बाबा का? सवाल ये है, वकील ने मेरा एप्लीकेशन डाला हुआ फीस माफी का, मेरे को ये नहीं पता चल रहा उन्होंने मंजूर कर ली या नहीं कर ली. ओके, अभी क्या हो सकता है इसका? वकील बोलता है डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, वेट करो, एप्लीकेशन डाला हुआ है. चलो क्या हो सकता है? आप टीवी पे आंसर सुने. पहली बात, शुक्रिया आपने कॉल किया. सेकंड ये कि जो आप मुझसे सवाल पूछते हो, जो अपने वकील से पूछा उसने सही कहा आपको कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन, जिसको फ़ीस माफ़ी की कहते हैं एप्लीकेशन, अगर डाल देते हो तो और वीज़ा ख़त्म भी हो जाए तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप इलीगल या ओवरस्टेयर नहीं है. वो एप्लीकेशन तकरीबन 4 से 6 वीक में डिसीजन आता है. जब वो डिसीजन आएगा
तो वो आपको कम से कम 10 वर्किंग डेज देंगे। उन 10 डेज के अंदर अंदर जो वो फ़ी माफ़ी वाला जो कोड होगा वो वैलिड होगा आपकी, वो फिर आपके जो वकील साहब हैं वो आपकी एप्लीकेशन करेंगे। आपने अच्छा किया हमें कॉल कर लिया, अच्छा लगता है कि आप सेकंड ओपिनियन भी ले लें, लेकिन डोंट वरी, ट्रस्ट ऑन योर सॉलिसिटर्स एडवाइस। वो आपको सही कह रहा है कि आप वरी ना करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। और जब होम ऑफिस को डिसीजन देगा तो वो आपको वकील साहब आपको बता देंगे, और फिर उसके 10 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपने वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करनी है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे आपसे एक बात जाननी थी कि इस समय जो विजिटर वीज़ा की सिचुएशन है, क्या वो ओपन हो चुका है सिर्फ सभी एक नॉर्मल विजिट के लिए, या वो सिर्फ बिजनेस या किसी उन्हीं के लिए अभी ओपन हुआ है? ठीक। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली मेरे भाई बात ये है कि इस वक्त क्वारंटीन की कंडीशन है, कुछ कंट्री रेड लिस्ट के अंदर हैं। अगर आप उस कंट्री से आते हो जो यहाँ पे 11 से 12 दिन क्वारंटीन करेगा, और आप कहते हो मैंने 4 वीक के लिए आना है, आपके 15 डेज़ क्वारंटीन में गुजर जाएंगे, एंड जो पेइंग विच इज़ 2250 पाउंड्स, तो मेरे नहीं ख्याल के लगता कि कोई आम फैमिली विजिटर इस हालात में आएगा। जो बिज़नेस वाले आना चाह रहे हैं, जिनको मजबूरी है, वो तो बिल्कुल, अगर उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो पे भी करेंगे 5,000 पाउंड या 3,000 पाउंड जो खर्चा आ रहा है, तो वो तो अफोर्ड भी कर जाएंगे। लेकिन अगर ले मैन के लिए, ये कॉमन आदमी के लिए, जैसे सिर्फ फैमिली को मिलने आना है और सिर्फ यूके को सैर करने आनी है, तो मेरे ख्याल में उसके तो ये सूटेबल टाइम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एप्लीकेशन कभी भी स्टॉप नहीं हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन है कि प्रायोरिटी बेस पे कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जिन बच्चों के एडमिशन हुए कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उनको वीज़ा दिया जाए ताकि उनका कोर्स डिले ना हो और उनकी फ़ीस ज़ाय ना हो और वो अपने कोर्स को मिस ना करें। नंबर 2 पे वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने अपने आप के फैमिली को ज्वाइन करना है, हस्बैंड को, वाइफ को ज्वाइन करना है, ताकि उनकी फैमिली की प्रॉब्लम ना आए। थर्ड पे फिर जाके आ रहे हैं कि कोई विजिटर होंगे या कोई और बंदे आते हैं। तो अगेन, अगर आप मुझे सिंपल सवाल पूछते हो कि जनरल फैमिली ने आना है, पेरेंट्स ने, बहन भाई ने या किसी कज़न ने सैर करने और फैमिली को मिलने, तो ये अभी एग्जिस्ट आज के दिन तो ये सूटेबल टाइम नहीं है, या आइडियल ये समझ लें टाइम नहीं है। 2 महीने बाद रेड लिस्ट से बाहर आ जाते, तुम्हारे कौन कंट्री आ जाते हैं, एम्बर में हैं या नॉर्मल ग्रीन लिस्ट में आ जाते हैं, तो कम से कम यह है कि बंदा 4 वीक के लिए आएगा, कहीं सैर कर लेगा। अब तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी सस्पिशियस हो गया कि यार आप सिर्फ सैर करने के लिए आ रहे हो, फैमिली को मिलना है, एंड यू आर स्पेंडिंग समथिंग अबाउट 4,000 पाउंड्स। आपने 2250 पाउंड दे दिए, क्वारंटीन में दे दिए, आपने 1000 पाउंड की टिकट ले ली, फिर इसके बाद एप्लीकेशन हो गई, फिर और लोडिंग अनलोडिंग का कोई खर्चा आएगा, कम से कम कुछ जाने आने में कुछ शॉपिंग करोगे, फूड का खर्चा आएगा, तो ये सारा कुछ मिला के इज़ गोइंग टू बी एक्सीड द मोर देन 5,000 पाउंड्स जस्ट फॉर 10 डेज सैर के लिए। तो मुझे नहीं तक वो सूट करेगा। इसलिए आप को ये रिक्वायर्ड है कि आज के दिनों में वेट कर लें, जब थोड़ी सी हालात बेहतर हों तो तब जर्नल जो विजिटर को आना चाहिए। बाकी जिसको कि कारोबारी मामलात है, उसका इतना इंपॉर्टेंट काम है कि उसको 5 साल की परवाह नहीं है, कुछ आना चाहिए, बिल्कुल वो आ जाए, कोई इशू नहीं है, उसको अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन आइडियली नॉर्मल बंदे के लिए ये सूटेबल टाइम नहीं है फॉर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो सर। जी सर, आप लाइव हैं मेरे भाई। सवाल क्या है? टीवी वॉल्यूम बंद करें, दूसरों में आ जाए मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्चुअली मेरा अब मेरे भाई दूसरे रूम में आ जाएं या बच्चों से अलहदा होके, या टीवी बंद करें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो मेरा भाई जो है वो पाकिस्तान में है राइट। अभी। वो मैं कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो मेरे, वो एक बार आया हुआ है, फिर वो डिपोर्ट हो गए एक वजह से, फिर वापस दूसरे बार फिर आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसको फिर इनवाइट करूँ कुछ सैर करने के लिए, जी भाईजान, कि वो सैर करने के लिए यहाँ पे आ जाए।
नहीं नहीं, इस असाइलम सीकर असाइलम के लिए। पाकिस्तान से असाइलम क्यों करेगा? पाकिस्तान में तो सुकून है, वहाँ से बैठे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं असाइलम है? नहीं, हम अफगानी है, अफगानिस्तान सिटीजन है, लेकिन हम रह रहे अभी पाकिस्तान में। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई। देखिए, दो डिफरेंट खान बाबा, दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक वो लोग जो अपने कंट्री में हैं, उसकी लाइफ को थ्रेट है, फियर ऑफ लाइफ है, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, या उसको फियर ऑफ डेथ है, तो अनफॉर्चुनेटली वो अपने कंट्री से यूके में आता है, तो यस वो असाइलम क्लेम कर सकता है। लेकिन ऐसे देखें, बहुत सारे अफ़गानी जो हैं नेशनल, वो पाकिस्तान में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं और वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब थोड़े से हालात अच्छे होंगे वापस चले जाएंगे, तो उनको वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से वैसे भी आजकल जो विजिटर वीज़ा है उसकी कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि असाइलम तब होएगा जब आप यूके में होंगे या इंटर होंगे यहाँ पे। और सवाल जी कि आप पाकिस्तान से किस कैटेगरी के ऊपर यूके में आओगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये सवाल आ सकता है कि भाई आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे तो रिफ्यूजी कैंप हैं, वहाँ पे कोई लाइफ को ख़तरा नहीं है, आपको अफगानी नेशनल हैं आप, तो आप पाकिस्तान में बैठे रहें, आपका असाइलम का भी इशू बन सकता है। तो अगर आप कहते हो कि उसको मैं विजिटर यहाँ पर आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले भी कॉलर को बोला कि आजकल क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, आई विश के जल्दी इसको उन्होंने निकाल लें इस लिस्ट से, जब आ जाते हैं बाहर फिर अप्लाई करना, लेकिन अभी सूटेबल टाइम या आइडियल टाइम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी मेरे भाई आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका है? सर जी आप लाइव इतना मेरा तुम दसना जिद्दां मेरा इंडियन पासपोर्ट है वो रन आउट हो गया, हम 2 महीने हो गया, ठीक है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ठीक है, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲਿਆਓ। ਪੇਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਆਊਟਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੀ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ FA ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BA ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹੀ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਨਾਮ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
अपना नवा पासपोर्ट इशू कर देंगे और उस पासपोर्ट की बेस से जाके तुसीं नेशनलिटी अप्लाई करोगे। या फिर तुहानूं एम्बैसी कोई लैटर लेना पेगा कि वो तुहानूं एंटरटेन नहीं करना चाह रहा है और तुहाडी पासपोर्ट की एप्लीकेशन नहीं बनाना चाह रहा है, तो फिर भी तुहाडे पासपोर्ट की एप्लीकेशन हो सकती है तो नाल लैटर ला देइओ। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। टाइम ब्रेक का मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आउट दी ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं मिसेस कैसर बात कर रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में पता करना था। जी फरमाइए जी, क्या सवाल आपका? जी, वो यूरोपियन है और उसके हस्बैंड ना 3 ईयर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। राइट। तो उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई किया था, तो वो 7 जून से अप्लाई किया हुआ है, अभी तक मिला नहीं है। मतलब के मेल्स आती हैं कि आपका रिव्यू हो रहा है अभी ना। तो अगर अब उसको वीजा मिलता है तो अगर वो इधर आते हैं विद फैमिली, उनके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको सेटलमेंट मिल जाएगी एज अ यूरोपियन। देखिए, यूरोपियन की जो डेडलाइन थी वो 30 जून 2021 था। जिन लोगों ने उससे पहले अप्लाई कर दिया वो उसी लॉ के मुताबिक जो सेटलमेंट स्कीम थी या प्री सेटलमेंट स्कीम थी उसी में फॉल करेंगे जब वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं उनको अपने टाइम पूरा करते हुए यहाँ पे सेटलमेंट और उसके बाद यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए वो क्वालिफाइड करेंगे। हो ये रहा है कि नॉर्मल जो एप्लीकेशन होती थी वो 2 से 4 से 6-8 वीक में डिसाइड हो रही थी, 1 महीने माह से 2 माह के अंदर। लेकिन क्योंकि एकदम डेडलाइन थी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो अगर जून में अप्लाई किया तो जुलाई और अगस्त का महीना गुजरा है, 2 महीने और सितंबर जा रहा है। तो वैसे गवर्नमेंट कहती है कि ये नॉर्मल केसेस को विद इन 6 मंथ डिसाइड करते हैं। जस्ट कीप ऑन आई अपनी ईमेल, कोई बात होगी आपसे पूछ लेंगे, वरना किसी वक्त भी वो डिसीजन ले सकते हैं। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं कि आप कितने दिन में लाजमी मस्ट करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि क्योंकि काफ़ी सारा बैकलॉग है तो 3 माह एवरेज आएगी अब सारे केसेस के अंदर, 3 से 6 माह तक। लिहाजा आप अपना इस पे अपने ईमेल पे हमेशा रब्ता रखें या अपने अकाउंट आई रखें, और दूसरा अपने कोई वकील ने किया है या खुद किया है, दोनों सूरतों में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द कम्युनिकेशन उनके लिए आपसे रब्ता करेंगे। और जो आपने सवाल था, बिल्कुल जब वीज़ा मिलेगा तो वो क्वालिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग द यूरोपियन स्कीम कि उनको 5 साल के बाद यहाँ पे सेटलमेंट मिल जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक केस 21 ईयर्स हो गया इधर। 21 ठीक। अप्लाई किया हुआ था 2020 के अंदर अगस्त 8 को। राइट। उसके बाद इंक्वायरी की थी तो उन्होंने बताया कि आरसीएम पर भेजा है। तो दिसंबर में पता किया, फरवरी में पता किया, जून में पता किया, बट स्टिल हैज नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन। ओके। और आपने अप्लाई कब किया था मेरे भाई? 2028 ऑफ अगस्त। सो 1 साल हो गया आपको ऑलमोस्ट, राइट? 1 ईयर हो गया। हाँ जी ठीक है। अगर आपने 20 साल के बेस पे अप्लाई किया, ये 6 माह में से लेके साल तक लग रहे हैं जो आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। क्योंकि मेरा जुलाई में खत्म होता था इसलिए मैंने अगस्त में डाला। जुलाई में आपके 20 साल पूरे हो गए थे, राइट? हेलो मुंदशद, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। देखिए मेरे भाई, मैं सवाल था कि आपका जुलाई 2020 पेपर्स कलेक्ट करके 8 ऑफ अगस्त को डाल दिया और उसके बाद कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया। ओके। अब टीवी पे सुने मेरा आंसर प्लीज, इफ माइंड नहीं करें तो। अच्छा भाई, अब 2 चीज़ें हैं। जब आपने 20 साल आपको जुलाई में पूरे हो गए और आपने अगस्त में अप्लाई कर दिया, अच्छा किया कि 20 साल पूरे होने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए था, ये सबसे अच्छा किया, नंबर 1। नंबर 2, जो एप्लीकेशन सारी की सारी वो ऑनलाइन जा रही हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, पेपर आपने अपलोड कर दिए, फीस आपने पे कर दी और अब आप उसको वेट करें।
अब सवाल ये है कि कब तक वेट करें। नॉर्मल हम क्लाइंट को कहते हैं कि 1 साल तक वेट करें अंडर द ह्यूमन राइट्स या 20 साल वाली कैटेगरी के अंदर। अगर 1 साल तक डिसीजन नहीं आता तो फिर आप उनको चेज करें। पहला तरीका चेज करने का, आप खुद कॉल करें, अपने वकील साहब को बोलें वो कॉल करें, उनको ईमेल करें, और अगर फिर भी नहीं करते उनको लेटर लिखें। और थर्ड ये है कि फिर भी नहीं करते तो आप अपने लोकल एमपी के पास जाएं 1 साल के बाद कि जी साल हो गया हमारा केस डाला हुआ है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा पुश करें। जब वो पुश करेंगे तो कम से कम होम ऑफिस उनको विदिन 2 to 4 वीक्स के अंदर एक रिप्लाई करेगा कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस में है, क्यों इसको कंसिडर कर रहे हैं, या क्या इसका स्टेटस है। अगर उसके बावजूद फिर डिले करते हैं तो फिर आखिरी एटलीस्ट ऑप्शन ये बचता है आपके पास कि आप एक जुडिशियल रिव्यू लेटर बिफोर एक्शन डाल दें कि आपका पास हमारा केस 1 साल से है, आप ना तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना इसको डिसाइड कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट लिविंग नो ऑप्शन अस टू गो टू द कोर्ट। हम आपको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन वो 1 साल से पहले जुडिशियल रिव्यू इशू करना 20 साल वाले कैटेगरी में आइडियल नहीं है। 20 साल के बाद एमपी को भी यूज़ करें, उनको भी फोर्स करें, रिक्वेस्ट करें। जब वो फोर्स करेंगे तब भी कोई डिसीजन ना आए तो फिर आपने जो लास्ट रिजॉर्ट है उसके तौर पे आपने कोर्ट से रिज्यू करना है। तो पहले अपने वकील से बात कर लें वो क्या एडवाइस करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। Hello, sir. I'm actually calling regarding one special case. Right. Me and my husband, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, यहीं पे सेटल्ड है, और हमारी फैमिली है बैक होम इन इंडिया, एक्सटेंडेड फैमिली। और अनफॉर्चुनेटली मेरी कजन सिस्टर है, वो 2016 में गुजर गई थी, एंड उनके हस्बैंड अभी कोविड के कारण गुजर गए ये साल मई में, और उनकी एक बेटी है 15 साल की, एंड नाउ शी इज ऑर्फन्ड। I want to get her here to join my family in UK. Me and my husband have a 3-year-old son. So I wanted to check your advice. How best can I get her here? Right. So unfortunately, how they relate to you? By the way, she is your sister's son, or ये मेरी बुआ की बेटी है, जिसकी मैं जो 2016 में गुजर गई, मेरी डैडी की सिस्टर की बेटी है, फर्स्ट कजन है मेरी वो। ओके, थैंक यू मैडम। यहाँ पे 2 चीज़ें, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। पहली बात ये है कि दे आर नॉट योर इमीडिएट फैमिली, दिस इज़ योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। वो आपकी कज़न का बेटा है या बेटी है, नंबर 1। नंबर 2, शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। अब देखें, यूके में हर बंदे के यूके में इंटर होने के, यहाँ पे रहने की और सेटल होने की कैटेगरीज बनाई गई हैं, किस कैटेगरीज के अंदर बंदा फॉल करता है। अब देखा जाए तो ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं है कि कोई ब्रिटिश सिटीज़न अपने कज़न के बच्चों को अप्लाई करे, है लेकिन उसके चांसेस 0.001% जाके आते हैं, और क्राइटेरिया बड़ा टफ है कि वो इंटायरली आप पे डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, इज़ वल्नरेबल, he or she can't survive, she can't physically or financially without your support। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखा जाएगा क्या उस बच्ची का क्लोज रिलेटिव, आपसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, जो उसका फर्स्ट चाचे, खाला, मामे जो हैं वो वहाँ पे हैं, दादा दादी, नाना नानी, अगर वो हैं तो देन आप तो फिर उसके एक सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंसिडर होने मस्ट होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। हम आपको स्टॉप नहीं करते, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि हाइपोथेटिकली किसके परसेंटेज चांसेस क्या हैं इसके विन होने के अप्लाई करने के बाद, तो वो बड़े स्लिम हो जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि जी हमने बाय एनी चांस वी हैव टू टेक अ रिस्क, यस अप्लाई करें। अगर 1% चांस भी है, अल्लाह करे क्या पता वही 1% 100% बन जाए। लेकिन रीज़न क्या है, क्या आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहे हो पहले, क्या आप उसका कोई और फैमिली मेम्बर उसको सपोर्ट करने वाला वहाँ पे नहीं है फिज़िकली। और थर्ड ये है कि जो चीज़ आएगी कि आपके फाइनेंस क्या कहते हैं, आपके पास घर है, आपके फाइनेंस है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास सफिशिएंट फंडिंग है, तो यस आप उसको अप्लाई करें। लेकिन इन कॉमन सेंस में एक्सटेंडेड फैमिली का अप्लाई करना, बीइंग ए ब्रिटिश सिटीज़न, थोड़ा सा टफ केस बनता है। लेकिन
जो आप सर्कमस्टांस बता रहे हो कि वो बेचारा ऑर्फन है, उसके मदर फादर गुजर गए हैं, पास हो गए हैं, पास वे हो गए हैं, तो यस क्लेम किया जा सकता है। आई एम सॉरी टू यहाँ पे सम टाइम आपकी जो एडवाइस है वो भी हम लोग हमारे साइलेंट हो जाते हैं। अगर एज ए मॉरली देखा जाए बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बाय लॉ में देखा जाए तो लॉ में इसमें कोई वो सिमथी नहीं करते। वो कहते हैं जनाब आप टिक बॉक्स करें कि आप क्वालिफाइड करते नहीं करते, करते नहीं करते। तो इस चीज़ में आके थोड़े से हम लोग सेंटी से हो जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैडम यस आप चाहें तो अप्लीकेशन कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के तौर पे आएगा, आपके अपने हालात डिस्कस होएंगे। आइडियली ये है कि आप किसी वकील को मिलें, अपने जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, आपके जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है उसका मामलात, और उनका वहाँ पे कोई लुकआउट करने वाला नहीं है, और आप उनको रेगुलर सपोर्ट करते हैं, और वो आपकी फाइनेंशियल एंड फिज़िकल सपोर्ट के बगैर वहाँ पे उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर ये बातें होती हैं तो यस हो सकता है। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव साइन ये है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपनी एडवाइस देना चाहूँ, जैसे आपने बोला कि 15 ईयर्स ओल्ड है, अगर अब वो 1-2 साल और वहाँ पे उसको सपोर्ट करते हो, पढ़ लेती है, अगर 2+ पास कर जाती है तो आप उसको एज ए स्टूडेंट यहाँ बुला सकते हो। वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस भी होएगा, स्ट्रॉन्ग भी होएगा। अगर आपके फाइनेंस अच्छे हैं, उसके फ़ंड शो करें, प्रूफ दें, फ़ीस पे करें, साल की यहाँ पे बुलाएं, 2 साल यहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल करेगी, और उसके बाद उसके पास राइट है कि यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क में स्विच कर जाएगी, फिर सेटलमेंट में चल जाएगी। वो एक पॉजिटिव राइट पाथ बन सकता है। अब डिसीजन अप टू यू के कौन सा आपने समझते हैं कि वो, अगर तो आप कहते हैं मस्ट आना चाहिए तो फिर मेरे ख्याल में स्टूडेंट वाला ऑप्शन अच्छा हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि आपने मस्ट ट्राई करनी है तो फिर टोटली योर चॉइस एंड योर हैंड्स कि व्हाट एवर यू डिसाइड। लेकिन जो दोनों सूरतों में अगर मुझे पूछा जाएगा तो वो स्टूडेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए मेरे भाई। आवाज़ आ रही है सर मेरी? आवाज़ आ रही है, क्विक करें, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम शॉर्ट है प्लीज़। अच्छा जी जी अच्छा जी जी मेरा नाम उस्मान है, और मैं मेरा सवाल ये है कि रियाज साहब, मैं इस मुल्क में 2004 से रह रहा हूँ। तो 2004 से लेकर 2007 तक तो मैं विजिट वीज़े के ऊपर था, उसके बाद फिर मैं और स्टे हो गया। फिर 2014 में मैंने अप्लाई की एज अ यूरोपियन फैमिली अनमेरिड पार्टनर, तो मेरा वीज़ा थ्रू हो गया। 2014 जून में हो गया। फिर मुझे इन्होंने 5 साल का वीज़ा दिया। उसके बाद लास्ट ईयर नवंबर में मुझे इंडेफिनिट लीव रिमेन मिल गया। तो सवाल क्या में मुझे इंडेफिनिटली लीव रिमेन मिल गया। उसके बाद अभी मेरा ड्यू है इस महीने नेक्स्ट मंथ में 15-20 दिन के बाद नेशनलाइजेशन के लिए एप्लीकेशन ड्यू है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ दोस्त मना कर रहे हैं कि अप्लाई ना करो। ठीक, आंसर मिल गया। आप सिर्फ मुझे बताएं कि 14 से पहले लीगल थे कि इलीगल थे आप? 14 से पहले में इलीगल था जी। ओके थैंक यू। इतना लंबा सवाल किया। शॉर्ट बात यह है कि आपको 10 साल लीगल यहाँ गुजारने पड़ेंगे। जब आप 2014 में लीगल हुए थे, फ्रॉम दैट डे टू 10 ईयर्स लीगल पूरे करेंगे तो 2024 में आप क्वालिफाइड करेंगे। आप 4 से आए 7 से आए वो मैटर नहीं करता। लॉ ये कहता है कि आपने अगर यूके में रहते हुए टाइम गुजारा है तो कम अज़ कम 10 ईयर्स आपके लीगल कंसिडर होने हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी वन इंडेफिनिट वाला मैटर भी था। लेकिन आप कुछ दोस्त एडवाइस करते हैं, बेहतर करते हैं। जब आपको फर्स्ट टाइम यूके में वीज़ा मिला था अंडर द यूरोपियन डिपेंडेंट, वो 14 में मिला है, तो आप 2024 में उस डेट से पूरे 10 साल पूरे करते हुए अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, शॉर्ट पूछें। टाइम शॉर्ट है, लाइव प्रोग्राम लाइव है, टाइम शॉर्ट है, ताकि हम आपको एक प्रॉपर एडवाइस कर सकें। और अगेन हमेशा की तरह, अगर आपका मैटर कोर्ट में, होम ऑफिस में या कहीं पेंडिंग है, या आपको डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमें हर सोशल मीडिया से या लॉ सोसाइटी से हमारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, या ऑफिस में आके मिले, ताकि आपको एक अच्छी एडवाइस हो सके। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।